हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं बेटा गाउस के नियम की। किसकी बात करने वाले हैं? गाउस के नियम की। तो गाउस का नियम क्या होता है उस स्टार्ट करते हैं हम। इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह से गुजरने वाला, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, हमने लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था क्या, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बेटा, आपको पता है कि किसी भी लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, उस पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस बंद सतह से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है, यानी ये बंद सतह है, इससे गुजरने वाला जितना भी वैद्युत फ्लक्स होगा उसके अंदर उपस्थित आवेश, इसके अंदर जितना भी आवेश उपस्थित है, मान लो इसको मैंने मान लिया समीशन Q। समीशन Q क्यों लिखा? क्योंकि जितना भी आवेश है उसका टोटल ही तोड़ोगे आप, यानी उसका बीजगणितीय योग ले लो। उपस्थित आवेश का कितना गुना बताया? 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। मतलब फाई का जो मान है, फाई फ्लक्स है, ये आपने पढ़ा था ईडी। अब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो आपने इंटीग्रेशन लगा रखा है और इसके ऊपर ये गोला लगा रखा है, इसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्या ले रहे हो आप, इंटीग्रेशन, यानी उसका क्या कर रहे हो आप, क्षेत्रफल ले रहे हो पूरे का। ठीक है, तो ई डीए और फाई किसके इक्वल हो जाएगा, ई समीशन Q परिबद्ध अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये क्या आ गया हमारे पास, फ्लक्स आ गया। किससे लिंक? इस बंद सतह से। अब ये बंद सतह है क्या? बंद सतह है हमारे पास गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ क्या काम में आता है? गाउसियन पृष्ठ किसे कहते हैं कि गाउस के नियम के लिए जो उपयोग में आने वाले जितने भी पृष्ठ हैं, उन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ये कैसे हो सकते हैं? बेलनाकार भी हो सकते हैं। मान लो ये कैसे हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, गोला टाइप में भी हो सकते हैं, चौकोर भी हो सकते हैं, ठीक है, एक वर्ग के रूप में भी हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? यानी किसी भी बंद पृष्ठ, यानी जो भी बंद पृष्ठ आप ले रहे हो वो क्या है, गाउसीय पृष्ठ है, गाउस के नियम के लिए। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया हमारे पास गाउस का नियम। तो दोबारा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। तो गाउस का नियम क्या है? किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला, यही याद हो जाना चाहिए आपको, लेक्चर देखते देखते आपको क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि गाउस का नियम क्या है। गाउस का नियम क्या है? किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उससे या उसके या उसमें परिबद्ध, उसमें उसके अंदर उपस्थित या उसके अंदर परिबद्ध या उसमें उपस्थित आवेश का, उसमें उपस्थित आवेश का कितना गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। क्लियर है चीज? तो ये हो गया हमारे पास गाउस का नियम। मान लो इसके अलग अलग केसेस हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। आगे बेटा गाउस का नियम लिख लीजिए जल्दी से। वैद्युत और ये गुना। चलो अब हम इसके केसेस के अलग अलग केसेस की बात करते हैं गाउस के नियम, फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है बेटा? एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये क्या है मेरे पास, एक गाउसीय पृष्ठ है, उसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ। पहले तो इस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का मान बताओ, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। अब कुल आवेश तो कितना होगा बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, तो कुल आवेश तो हो गया 0, यानी Q की वैल्यू, Q परिबद्ध क्या हो गया मेरे पास बेटा, 0। तो फाई का मान भी कितना होगा, अभी अभी आपने पढ़ा, समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन। जब इसका ही मान कितना है, 0 है, तो 0 होगा फाई का मान। क्लियर है बेटा? यानी अगर द्विध्रुव रखा हो, केस क्या है आपके पास, यदि बंद पृष्ठ में, किसके अंदर बेटा, यदि बंद पृष्ठ के अंदर, यदि बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव रखा हो। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया कि अगर इस बंद पृष्ठ के अंदर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया तो उस पे फाई का मान कितना होगा गाउस के नियम से। क्लियर है ये चीज? आ गया समझ में? अब सेकंड केस लेता हूं मैं कि मान लो, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस क्या है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं।
मान लो इसके अंदर -q + q + 2q - 3q + 3q, ठीक है। तो इसके अंदर जितना भी आवेश है आपने पढ़ा था, कौन सा, एडिटिव योग यानी बीजगणितीय योग था ना हमारे पास, कौन सा, आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में आवेश के क्या पढ़े थे, गुणधर्म पढ़े थे या नहीं पढ़े थे। उसके अंदर एक बीजगणितीय योग से रिलेटेड एक नियम था, एक गुण था उसका, कि इन सब का, इस टोटल पृष्ठ का जो आवेश है, इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात q = q कुल मतलब टोटल कितना है, तो -q + q + 2q - 3q + 3, तो बेटा ये तो कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, तो कितना बचा, 2q, ठीक है। ये हमारे पास क्या बचा, आवेश बचे। अब हम बात करते हैं बेटा फाई की मान, यानी इससे फ्लक्स यानी फाई का मान कितना हो, तो समीशन q/ε, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू रख दो, तो 2q/ε, ये क्या आ गया, फाई आ गया हमारे पास। क्लियर है चीज, यानी विद्युत फ्लक्स, इससे जो रिलेटेड विद्युत फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, फाई = 2q/ε। क्लियर है बेटा ये चीज। फिर हम थर्ड केस पे आते हैं। इसका थर्ड केस क्या है, यदि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ही ना हो, मान लो उसको विद्युत फ्लक्स में तो रख दिया, ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र में तो रख दिया, उसको किसके अंदर रख दिया, विद्युत क्षेत्र में तो रख दिया। तो केस थर्ड है हमारे पास, यदि पृष्ठ, यानी अगर पृष्ठ को कहां रख दूं, कहां रखूंगा बेटा, यदि पृष्ठ, यदि किसी बंद पृष्ठ को जिसके अंदर आवेश नहीं है, यानी किसी भी बंद पृष्ठ को ले लिया मैंने, उसके अंदर क्या नहीं है, आवेश नहीं, किसी बंद पृष्ठ को किसी वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र में उसको रखते हैं, ठीक है, में रखी या रखा जाए तो वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। कितना मान होगा बेटा, 0 होगा। कैसे होगा देखो, मान ये मैं एक बेलनाकार सतह ले लेता हूँ, पृष्ठ ले लेता हूँ, सॉरी, ये वैद्युत क्षेत्र, अब इसके अंदर आवेश कितना है, 0, और वैद्युत क्षेत्र तो है, वैद्युत क्षेत्र में तो रखी हुई, लेकिन फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, समीशन q/, क्या था, एप्सिलॉन। जब इसका ही मान 0 है तो हमारे पास फाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। क्लियर है बेटा ये चीज, ये कैसे हो गया। मान लो अगर मैं 3D शेप में ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, एक वर्ग ले लेता हूँ, सॉरी घन ले लेता हूँ, ये ऐसे रखा, ठीक है। Q का मान इसके अंदर कितना है, इसके अंदर Q का मान कितना है, 0, तो यहाँ पे भी फाई का मान कितना होगा, 0। क्लियर है ये चीज, यानी यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0 होगा सभी के लिए। मान लो ये एक प्रश्न और ले लेता हूँ, ये वैद्युत क्षेत्र है, अगर इसके अंदर Q 0 है तो फाई का मान समीशन q/ε पड़ा था, तो फाई इसको कितना आ जाएगा, 0। क्लियर बेटा ये चीज आ गया समझ में। तो ये हो गया हमारे पास क्या, गाउस का नियम हो गया। अब हम बात करते हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति क्या थी, चलो स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति के बारे में। देखो बेटा गाउस के नियम की उत्पत्ति कैसे करेंगे, मान लो ये हमारे पास गाउस के
नियम की उत्पत्ति। इसके अंदर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा हुआ है बेटा? प्लस क्यू आवेश रखा। इससे आर दूरी पे कोई अल्पांश मैंने कंसीडर कर लिया, ds कोई अल्पांश कंसीडर कर लिया। क्या माना? मध्य माना ओ बिंदु से आर दूरी पर एक अल्पांश ds की कल्पना करते हैं। अब बेटा यहाँ पे एक अल्पांश ले लिया आपने, इस अल्पांश के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? इस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर। मान लो यहाँ पे +1 आवेश रखा मैंने। कितना आवेश रखा? +1। और इसी पृष्ठ पे मान लो हमारे पास क्षेत्रफल सदिश हो गया ds। किधर की तरफ? इधर की तरफ ही होगा, क्योंकि ये क्या हो गया? पृष्ठ हो गया, इसके लंबवत तो होगा हमारे पास क्या? क्षेत्रफल सदिश, और वैद्युत क्षेत्र E हो गया। और तो थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास? 0, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में, तो थीटा कितना होगा? 0। अब कूलाम का नियम क्या था? कूलाम के नियम से अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही क्यों हुई? क्योंकि ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश को धक्का किधर मारेगा? इधर की तरफ मारेगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने अल्पांश यहीं क्यों लिया? यहाँ पे भी तो ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ ले। लेकिन थीटा की वैल्यू तो हमेशा कितनी आनी है? 0 आनी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे, दोनों एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर है चीज? तो आगे समझो, तो एक ही दिशा में होंगे तो थीटा कितना आ गया? 0। अब कूलाम के नियम ले लीजिए। तो कूलाम का नियम क्या था? F = K Q1 Q2/R²। अब बेटा इस प्लस Q और ये कितना हो गया? K Q +1 और ये प्लस और /R²। ये हो गया मेरे पास F। तो F = क्या आ गया? K Q/R²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आ गया। फिर हम बात करते हैं, हम जानते हैं E = क्या पढ़ा था? F/Q। यही पढ़ा था बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा हमारे पास F की वैल्यू कितनी है? ये तो K इसको Q0 ले लीजिए बेटा। कितना ले लीजिए आप? Q0 ले लीजिए, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो इसको मैंने क्या ले लिया? Q0 और ये Q0। तो बेटा ये आ गया आपके पास K Q0/R² डिवाइड बाय Q0 से Q0 कर गया, तो E की वैल्यू आ गई K Q/R²। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये आ गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र आ गया। इस O बिंदु से R दूरी पर स्थित कोई भी अल्पांश के कारण ये आ गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र। अब अल्पांश ds के कारण वैद्युत फ्लक्स। अब वैद्युत फ्लक्स ds के कारण कितना हो जाएगा? d phi = E ds। यही होगा सदिश गुणन। अगर मैं इसका सदिश गुणनफल लिखूं, यानी इसका सदिश लिखूं, रूप लिखूं, तो E.ds। अब डॉट को हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? E ds cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 0, तो 0 रख दो। तो d phi = E ds cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1। अब 1 जो हमारे पास है वो क्या हो गया? E ds d phi। ये तो आ गया आपके पास अल्पांश के कारण। समीकरण नंबर आ गया आपके पास 3। ये किसके लिए आ गया? अल्पांश के कारण आ गया। अब पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए आप पता करना चाहते हो। किसके लिए पता करना चाहते हो? संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी मैं पता कर लेता हूं, तो इसको मिटा देता हूं मैं पहले। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करोगे? संपूर्ण बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, तो फाई = इंटीग्रेशन कर दोगे आप इसका डी फाई। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यानी इसके ऊपर क्या लगा दिया? सर्किल। ठीक है, अब इस डी फाई की वैल्यू रख दो E ds। ठीक है, E तो बाहर आ गया, ds। अब इंटीग्रेशन ds, इस ds का ही तो इंटीग्रेशन कर दो, इसकी एरिया का ही तो कर दो।
तो ये हो गया गोले का क्षेत्रफल। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू रख दो, तो E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया आपके पास 5। अब बेटा ये इक्वेशन मान लो आपके पास आ गई फोर्थ, ठीक है। अब फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो, कंबाइन करो। तो फोर्थ इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन क्या थी मेरे पास, समीकरण 4 व 2 से। अब 4 व 2 क्या थी मेरे पास, देखो 5 इक्वल्स टू E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। E की वैल्यू क्या रखोगे अब यहाँ पे k q अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, k की वैल्यू रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है q नॉट, सॉरी q है, और मल्टीप्लाई 4 पाई से 4 पाई कट गया तो 5 की वैल्यू आ गई मेरे पास q अपॉन एप्सिलॉन। क्या यही है हमारे पास गाउस का नियम, हेंस ट्रू। क्लियर है बेटा ये चीज। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, गाउस के नियम की उत्पत्ति। अब एग्जामिनर क्या दे सकता है कि कूलाम के नियम से, किसके नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति बोले, तो ये करना है आपको, ठीक है। अगर आपको बोलता है कि गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी है तो भी यही लगा देना है। क्लियर है बेटा, एक चीज समझ में आ गई यहाँ से। तो ये हो गई हमारे पास इसके नियम से, कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। वेरी सिंपल है आपके लिए, ठीक है। इसके अल्टरनेट और भी मेथड है करने के, लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि वो क्या है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा। ये थोड़ा क्या इजी वे में आपको मैंने समझा दिया। क्लियर है बेटा। तो ये हो गई कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति, ठीक है बेटा। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कूलाम के अनुप्रयोगों के बारे में। क्लियर है बेटा, ओके, टेक केयर, बाय।